आज का हमारा टॉपिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि जब हमारी बॉडी का हेल्दी इम्यून सिस्टम वायरस या इन्फेक्शन के खिलाफ सेंस करता है तो उसे वहाँ से हटाता है। बट कई बार मिस्टेकनली वो इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल्स और टिश्यू को भी डैमेज करने लग जाता है। उसे ऑटोइम्यून डिसीज कहा जाता है। और बात करें इसकी इंसिडेंस की तो फीमेल और मेल रेशियो की, तो फीमेल में ज़्यादा प्रोन दिखाई जाता है। इसका जो इंसिडेंस है वो हर 100 में से 1 या 2 लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की परेशानी रहती है। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन है कि ऑटोइम्यून डिसीज और फीमेल का क्या संबंध है। तो कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है, बट एक थियरी के अनुसार अगर हाई लेवल ऑफ हार्मोन कई बार ससेप्टिबल होती है ऑटोइम्यून डिसीज के। इसके अलावा जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी रोल करते हैं। तो ये चीज़ें देखी गई है इसमें ऑटोइम्यून डिसीज के लिए। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक लॉन्ग टर्म ऑटोइम्यून डिजीज है, मेनली ये जॉइंट्स में अफेक्ट करता है, बट कई बार ये स्किन, आँख, हार्ट, लंग, किडनी और ब्लड में भी देखा जा सकता है। इसका जो मेनली प्रेजेंटेशन है वो आपकी जो हैंड और रिस्ट की जॉइंट से, जो कि मेनली कहा जाता है तो प्रॉक्सिमल और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, या आपकी जो ये वाली जॉइंट्स है वहाँ पे मुख्य देखा जा सकता है। मेनली आपको जो प्रेजेंटेशन होगी वो स्टिफनेस होगी, यानी आपको जकड़न महसूस होगी। इसके अलावा आपको टेंडरनेस महसूस होगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण को डेवलप होने में काफ़ी हफ्ते और महीने लग जाते हैं, बट जो कि स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन देखी गई है वो कि स्टिफनेस रहती है आपके हाथ वाले जॉइंट्स में, और कई बार पैर के जॉइंट्स में भी देखा गया है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपको मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है। आज जब सुबह उठते हैं तो आपके जो जॉइंट्स में उसमें जकड़न रहती है, आपको लगता है कि कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। वो 30 मिनट से अगर 1 घंटे के दौरान ज़्यादा रहती है तो ये एक लक्षण देखा जा सकता है। हालांकि ये एक स्पेसिफिक है, बट अन्य कंडीशन में भी, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में भी देखा जा सकता है। बट ये अगर आपको प्रेजेंटेशन आ रही है तो आपको अगर लंबे टाइम तक रहती है तो आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरा पैटर्न है, उसे पैलिंड्रोमिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसमें आपकी जॉइंट्स में स्वेलिंग रहती है बट चली जाती है, बट थोड़े टाइम बाद वापस डेवलप हो जाती है और सीवियर प्रेजेंटेशन में आती है। तो अगर आपको पहले ये प्रेजेंटेशन दिख जाती है तो फिर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपके रूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन से मिलना चाहिए आपको। देखिए, अगर इसे स्टार्टिंग में नहीं रोका गया तो आपको जो जॉइंट्स में प्रेजेंटेशन दिखती है वो लेटर ऑन आपको बोटोनियल डिफॉर्मिटी, सॉन नेक डिफॉर्मिटी जैसी डिफॉर्मिटी दिख सकती है। और अगर एंड स्टेज पे है तो फिर आर्थराइटिस म्यूटिलेंस, जैसे कि आपके जो जॉइंट्स है पूरे ऐसे हो जाते हैं, एकदम मुड़ा हो जाता है उन जॉइंट्स में। इस डिजीज़ का मेन गोल ये है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उस डिजीज़ को प्रोग्रेसिवली बढ़ने से रोकना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इस डिजीज़ का आपको अगर बताया दिया जाए तो ये है कि इस डिजीज़ का कंट्रोल ही एक मेन सोर्स है। इस डिजीज़ को पूरी तरह हम ख़त्म नहीं कर सकते। इस बीमारी का एकमात्र इलाज यह है कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन डिजीज़ का होना, उसे प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे बढ़ने से रोकना। साथ ही साथ जो आपके हाथ पैर जॉइंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, आपके शोल्डर, नी एरिया में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगता है कि आपको लंबे टाइम से, आपको 1-2 हफ्ते से मॉर्निंग स्टिफनेस रह रही है, आपको हाथ पैर में जकड़न रह रही है और आपको पेन कंटिन्यूसली रहता है, आपको लगता है कि असहज हो रहा है ये चीज़ें, तो आप फिर आपके डॉक्टर के पास जाइए। आपके डॉक्टर आपके पहले जॉइंट्स को देखेंगे। उसके अलावा आपका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे में भी कुछ स्टेजेस होते हैं जिसमें पहचानने में मदद होती है कि आपको कौन से स्टेज की डिजीज़ है। आपको सीवियर तो नहीं है यानी, तो उसमें अगर आपको पहले स्टेज पे देखा जाए तो सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग रहती है। सेकंड स्टेज पे आपको पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया, थर्ड स्टेज पे जॉइंट स्पेस नैरोइंग रहती है, और जो कि एंड स्टेज है वहाँ पे आपकी जो लार्ज सिस्टिक इरोजन देखे जाते हैं जॉइंट्स में। लैब टेस्ट में आपका सीबीसी देखा जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसे बताया कि मल्टी सिस्टम डिजीज़ है और ब्लड में भी इन्वॉल्वमेंट है, तो आपको एनीमिया, सीवियर एनीमिया तो नहीं, तो वो कंडीशन भी देखी जाती है। कई बार जो लंग्स में इन्वॉल्वमेंट है तो आपका डॉक्टर आपके एग्जामिन के हिसाब से आपका चेस्ट एक्सरे भी कई बार ले सकते हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड फैक्टर देखा जाता है। एंटी सीसीपी जो टेस्ट है, एंटी सिटुलेंट पेप्टाइड एंटीबॉडी कहते हैं, वो स्पेसिफिक मार्कर है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो ये कंफर्म है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। फिर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर्पस की। ट्रीटमेंट को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें अर्ली एग्रेसिव ट्रीटमेंट दी जाती है, दूसरे भागों में आपका जो डिजीज रिमिशन है उसको रोका जाता है, और तीसरा भाग है टारगेट कंट्रोल। पहला जो भाग है उसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन, या कि अगर आपको डिजीज दिख जाती है तो आपको एग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, जिसमें कि आपका डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, जिसमें कि आपके मेथोट्रेक्सेड आ गया, लेफ्लुनोमाइड आ गया, सल्फासालाजिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये ड्रग्स काम आती है। ये ड्रग्स दी जाती है और इसी के साथ साथ
आपके अन्य टेस्ट भी किए जाते हैं, क्योंकि ये टैबलेट्स लॉन्ग टर्म चलती है, इसीलिए हमें समय समय पर कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करना पड़ता है, ताकि हम देख पाएँ कि अगर कहीं इन दवाइयों के साइड इफेक्ट के चलते कहीं लीवर और किडनी खराब तो नहीं हो रही है। तो हमें उस हिसाब से इस दवाइयों के डोज और मेंटेन करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर डिजीज सीवियर हो गई हो तो उस स्टेज में बायोलॉजिकल एजेंट दिया जाता है। इसका मतलब ये एजेंट्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के केमिकल को रोकते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इस बीमारी में जो ड्रग दिए जाते हैं उसमें एबाटासेप्ट है, सर्टोलिजुमाब है और एनाकिनरा दवाई दी जाती है। कई बार मेथोट्रेक्सेट काम नहीं कर पाती है इस बीमारी को ठीक करने के लिए, तो जैक इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि टोफासिटिनेमाब ड्रग्स दी जाती है या बैरासिटिनेमाब। तो दवाइयों को उस हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। याद रखिए, इस बीमारी का एकमात्र इलाज है कि आपको दवाइयाँ लेती रहनी पड़ेगी, और जो आपके जो डाइट है और आपका जो लाइफस्टाइल है फोकस करना चाहिए। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। धन्यवाद।